तुमने पिछली रात मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। लॉरेन बोली, तुम्हारा क्या ख्याल था? मैं अपने बाप के दुश्मन को जिंदा देखना पसंद करूंगी। तुम चालाकी से बारबिन बाइको के नरगे से निकल आए थे। मैं उस वक्त तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मैंने तुम्हें दूसरे तरीके से फांसा। मैंने कहा तो वो कहानी झूठी थी। बोली 100%। मैंने कहा बहुत जलील लड़की हो तुम। बारबिन बाइको जो कुछ भी है, तुमने अपने बाप के लिए ऐसी रकीक कहानी घड़ी। उसने कहा जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। मैंने कहा फिर तुमने मुझे बेहोश कर दिया। बोली मैंने नहीं, दूसरे लोगों ने। मैंने तो सिर्फ अपने बाप को इत्तला दी थी कि उसका दुश्मन मेरे कमरे में मौजूद है। बस उन्होंने तुम्हें काबू में कर लिया। लड़की ने इस अंदाज में कहा जैसे वो मुझे कोई दिलचस्प कहानी सुना रही हो। गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, इस मर्तबा मेरे साथ रियायत क्यों की गई? उसने पुरसुकून लहजे में कहा, दुश्मन को खिला पिला कर मारने की आदी हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी मौत तुम्हें दबोच लेगी। मैंने कहा उससे कबल तुम मौत की आगोश में सो जाओगी। मुझे दोबारा गिरफ्तार करने वाले तुम्हारी लाश। मेरी निगाह उसकी आंखों पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने जहरीले लहजे में कहा, बुज़दिल अमल नहीं करते, सिर्फ धमकियां देते हैं। तुम्हारे हाथ में चाकू लहरा रहा है, क्या तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो? आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। बोली अमल करो अपने इरादे पर, वरना मैं। वो बेख्तियार रो पड़ी। बड़ी हिज़यानी कैफियत थी उसकी। दांत भिंचे हुए थे। चेहरा गुस्से में लाल भभूका हो रहा था। आंखें आंसू बरसा रही थी। सिर्फ एक लम्हा मैंने गौर किया, कहीं मुझे उसके बारे में गलत फहमी न हुई हो, वो इस सिलसिले में बेकसूर न हो। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, कत्ल करो मुझे, वरना मैं अपने बाप को आवाज देती हूँ। मैंने अहमकाना अंदाज में कहा, तुम रो क्यों रही हो? बोली मौत के खौफ से। बुज़दिल अपना काम करो, खत्म करो मुझे, मार दो, खुदा के लिए मार दो। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। ये अदाकारी नहीं थी, मुझे जरूर गलत फहमी हुई थी। मुमकिन है उसने सच कहा हो, मुमकिन है उसने कुछ न किया हो। बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने कहा, ठीक है लॉरेन, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेहतर है कि मैं खुद को वाइको के हवाले कर दूं, यही मेरे लिए मुनासिब है। वो बोली, मर जाओ। बुज़दिलों को कुत्ते की मौत मर जाना चाहिए। जहन्नम में जाओ, जहां दिल चाहे जाओ। निकल जाओ यहां से, गेट आउट। वो धाड़ी और फिर उसने दोनों हाथों से मुंह भींच लिया। उसकी खौफजदा निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गई थीं। मैंने बेइख्तियार पलट कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोला, खुदा हाफिज लॉरेन। उसके साथ ही मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने बिस्तर से मेरे ऊपर छलांग लगा ली और मुझे दबोच लिया। बोली, अगर तुमने दरवाजे से कदम निकाला तो खुदा की कसम मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैंने कहा, अरे ये क्या पागलपन है? तुमने खुद ही तो मुझे बाहर जाने के लिए कहा था। मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा। अब मुझे यकीन हो चुका था कि लॉरेन के बारे में मेरी बदगुमानी गलत थी। मेरी गिरफ्तारी में उसका हाथ नहीं था। बोली, बस तुम बाहर नहीं जाओगे। तुम भी वाइको की सिन्फ से ताल्लुक रखते हो। तुम किसी के साथ क्या इंसाफ करोगे? लेकिन चलो उधर बैठो। उसने जबरदस्ती मुझे खींचकर मसहरी पर बिठा दिया। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो लॉरेन? बोली, अपने हाथों से कत्ल करना चाहती हूँ तुम्हें। किसी और के हाथों मरने नहीं दूंगी, समझे? मैंने कहा, कमाल है, अनोखी ख्वाहिश है। चलो ठीक है, जल्दी करो, मैं मरना चाहता हूँ। मैंने पुरमजाक अंदाज में कहा और लॉरेन अपनी जगह से उठ गई। एक छोटी सी अलमारी के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और अलमारी के खुफिया खाने में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया। मैं दिलचस्प निगाहों से उसकी कार्रवाई देख रहा था। पिस्तौल हाथ में पकड़े वो मुझे घूरती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब पहुंचकर उसने पिस्तौल मेरी गोद में डाल दिया। मैंने फिर ताज्जुब से उसे देखा। बोली, ये पिस्तौल मैंने इसलिए चुराया था कि जब खुद से उकता जाऊंगी, जब जीने की कोई उमंग नहीं रहेगी तो खुदकुशी कर लूंगी। मैं किसी और को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने गुनाह किया है। और तुम, जी चाहता है दूसरा गुनाह भी कर लूं। यकीन करो, तुम्हें कत्ल कर देने को जी चाहता है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कातिल बन गई हूँ और तुम मुझ पर इतना मजमूम इल्जाम लगा रहे हो। मैंने चौंकते हुए कहा, मेरी वजह से कातिल बन गई हो? बोली, हाँ, मॉर्गन को मैंने कत्ल किया है। इस पिस्तौल में सिर्फ एक गोली कम है। मैंने कहा, किसे कत्ल किया है तुमने? मॉर्गन कौन था? वो सिसकी लेकर बोली, वो जो तुम पर कोड़े बरसा रहा था, वो जो तुम्हें अजियत दे रहा था। मैं शिश्तर रह गया। ये तो मसला ही उल्टा निकला। क्या वाकई वो दुरुस्त कह रही है? मेरा जहन उलझने लगा। वो बोली, मुझे पता ही ना चल सका, मैं गहरी नींद सो गई थी। जागी तो तुम मौजूद नहीं थे। मैं परेशान हो गई। मैंने खुफिया तौर पर मालूमात हासिल की तो पता चला कि तुम्हें मेरे कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया है।
मैं पागल हो गई, लेकिन उस पागलपन में भी मैंने होशियारी से काम लिया और कोई हंगामा न किया। मैंने खामोशी से तुम्हारा सुराग लगा लिया और तुम्हें अजियत गाह में तलाश कर लिया। मॉर्गन उस वक्त तुम्हें कोड़े लगा रहा था। मैंने मॉर्गन के दिल का निशाना लेकर फायर कर दिया। उस वक्त मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वो फिर से रोने लगी और मैं अहमकों की तरह उसे देखता रहा। बोली, और तुम रोते रोते अचानक उसने मेरी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कुछ कहना चाहा, मगर बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा, वाकई लॉरेन, मैं बहुत घटिया इंसान हूँ। मैंने अपनी मोहसिन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, लेकिन माफी की गुंजाइश बहरहाल होती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उसने रोते हुए कहा, कर सकती हूँ। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आ गई। मेरी हंसी की आवाज पर उसने मुझे देखा और चिढ़ गई। बोली, तुम मुसलसल मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैंने कहा, नहीं लॉरेन, यकीन करो, मैं अपनी गलत फहमी पर नादिम हूँ। बिलाशुबा गिरफ्तारी के बाद जब इस अजियत गाह में मेरी आंख खुली तो मैंने यही सोचा कि तुमने मुझे गिरफ्तार करवाया है। उस वक्त मेरी गलत फहमी बचा थी, लेकिन लॉरेन, मैं खुलूस दिल से तुमसे माजरत खा हूँ। मेरे इन अल्फाज पर उसके चेहरे पर तमानियत नजर आई और फिर मध्यम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। उसने कहा, शायद मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैंने कहा, शायद का लफ्ज खूब है लॉरेन। बोली, हाँ, बस मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई खोट नहीं। मैंने कहा, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये सवाल बार बार जहन में पैदा हो रहा है कि तुमने मेरे ऊपर ये एहसानात क्यों किए। लॉरेन चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर उसने कहा, देखो, मेरी तरफ से किसी गलत फहमी का शिकार न होना। सच सच बता दूं तुम्हें, मैं अपने माहौल से बेजार हूँ। मुजरिमों की इस बस्ती में अपने आप को आज तक अजनबी समझती रही हूँ, हालांकि मैंने इसी माहौल में आंख खोली है। बारबिन वाइको के बारे में तुम्हें तफसीलात बता चुकी हूँ कि किस तरह वो जुर्म की जिंदगी की तरफ माइल हुआ, लेकिन उस वक्त मैं नासमझ थी और उन तमाम वाक़यात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ की मौत के बाद मेरे एहसासात जागे और मैं अपने आप से बेजार हो गई। जिंदगी गुजारने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, और फिर एक बाप की हैसियत से बारबिन वाइको मुझे छोड़ भी नहीं सकता था। जाहिर है ये उसकी अना का मसला था, लेकिन मैंने एक लम्हा भी ये महसूस न किया कि मैं बाप नाम की कोई चीज़ रखती हूँ। मैंने अपने आप को इस माहौल में कतई अजनबी महसूस किया, और एक अजनबी माहौल में तुम कब तक जिंदगी गुजार सकते हो। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। लॉरेन सामने की दीवार को घूर रही थी। दफतन मैंने चौंक कर कहा, लॉरेन, मेरी ये इमदाद कहीं तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाए। बारबिन वाइको के आदमी मेरी तलाश में कुत्तों की मानंद जमीन सूंघते फिर रहे हैं। एक बार मुझे तुम्हारी ख्वाबगाह से गिरफ्तार किया गया, कहीं उनकी तवज्जो फिर इस तरफ न हो जाए। लॉरेन मुस्कुरा दी, फिर बोली, तुमने यहाँ वापस आने के सिलसिले में जो कुछ सोचा है वही मैंने भी सोचा है। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि वो कमरा जो एक बार तुम्हारी गिरफ्तारी का सबब बना है अब तुम्हारे लिए महफूज तरीन है, और वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुम दोबारा इसी समत का रुख करोगे। मैंने कहा, हाँ, मैंने यही सोचा था, लेकिन अब कुछ और ही सोच रहा हूँ। उसने सवाल किया, वो क्या? मैंने कहा, उस वक्त मेरे जहन में ख्याल था कि मेरी गिरफ्तारी का सबब तुम हो। यहाँ पनाह लेते हुए मेरे जहन में भी यही ख्याल था कि दोबारा मुझे यहाँ तलाश नहीं किया जाएगा, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। क्या बारबिन वाइको का जहन तुम्हारी तरफ नहीं जा सकता? क्या वो नहीं सोच सकता कि मुमकिन है तुम ही मेरी पुश्त पनाह हो? लॉरेन के चेहरे पर चंद लम्हात के लिए संजीदगी तारी हो गई। फिर वो आहिस्ता से बोली, हाँ, इसके इम्कानात हैं, लेकिन फिर क्या किया जाए? जो कुछ होगा उसे भुगतेंगे। मैं कमरे से निकलूंगी ही नहीं, सोऊंगी भी नहीं, देखूंगी कोई तुम्हें कैसे गिरफ्तार करता है। उसके अंदाज में बचपन झलकने लगा। मैंने कहा, लॉरेन, क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम इस इमारत में मेरे लिए कोई दूसरी पनाहगाह तलाश करो? बोली, तुम अजीब आदमी हो। क्या जैसी ऑर्गन में तुम्हें कोई और ठिकाना नहीं मिलेगा? अपने दुश्मनों के दरमियान रहना चाहते हो? किस्सा क्या है? मैं तो ये सोच रही थी कि मुनासिब मौका मिलते ही तुम्हें यहाँ से निकाल दूं और तुम यहाँ रहने के ख्वाहिशमंद हो। लॉरेन के सवाल पर लम्हा भर मैं सोचता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ लॉरेन, मैं यहाँ से अपना मकसद हासिल करने के बाद निकलना चाहता हूँ। बोली, क्या मकसद है तुम्हारा? और एक बात सुनो, तुम किस कदर अजीब इंसान हो। हम लोग इतने मराहिल से गुजर चुके हैं, लेकिन मैं अब भी तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं पुकार सकती। पहले भी मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, लेकिन शायद तुम बहुत मोहतात इंसान हो। मैंने कहा, नहीं लॉरेन, ये बात नहीं है, तुम मुझे हाम के नाम से पुकार सकती हो। बोली, अब ये बताओ तुम्हारी यहाँ आमद का मकसद क्या है? बार बार वजाहत करते हुए गुस्सा आने लगता है, हालांकि मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि अपनी माँ के कातिल से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बारबिन वाइको के दुश्मनों की दोस्त हूँ और इसी जज्बे ने मुझे तुम्हारी मदद करने पर मजबूर किया था। मैंने कहा, लॉरेन, मैं बारबिन वाइको के एक हरीफ विला डिवाइन का नुमाइंदा हूँ और प्लेटिनम पॉइंट नामी एक केस पर बारबिन वाइको से सौदेबाजी करने आया था।
लेकिन बारबिन ने बदअहदी करते हुए मुझे गिरफ्तार करके हलाक करने की कोशिश की। बारबिन वाइको से मुझे प्लैटिनम पॉइंट के बारे में कुछ दस्तावेजात दरकार हैं। क्या तुम इस सिलसिले में भी मेरी कुछ मदद कर सकती हो? बोली सिर्फ इस हद तक कि तुम्हें उस वक्त तक यहाँ महफूज रखूं जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब न हो जाओ। मैं खुद भी तुम्हारे साथ ये खतरा मोल लेना चाहती हूँ। जरा अपने आप को भी आजमा लूं, देखूं कि बारबिन वाइको मुझे किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। जुर्म के रास्तों पर चलते हुए अगर उसका सीना बिल्कुल स्याह हो गया है तो क्या ये बेहतर नहीं होगा हम कि मैं भी अपनी माँ की तरह उसी के हाथों कत्ल हो जाऊं? हाँ, मैं कोई फैसला करना चाहती हूँ, कोई ऐसा फैसला जो या तो मुझे जिंदगी बख्श दे या फिर मौत। मेरे जहन के कुछ हिस्से रोशन हो गए। इसमें कोई शक नहीं था कि अपने मकसद की तकमील के लिए मैंने हर जज्बाती तसव्वुर को नज़रअंदाज कर दिया था। बारहा ऐसे मौक़े आए थे जब जज्बात के धारे मेरे पाँव की जंजीर बने थे, लेकिन मैंने हमेशा अपने मिशन को मद्देनजर रखते हुए उनसे दामन बचाया था। हालांकि बाज़ औक़ात ये एक सख्त दुश्वार काम महसूस हुआ था और उसके लिए मुझे अपने दिल से शदीद जंग करना पड़ी थी, लेकिन मैंने अपने जज्बात का गला घोंट दिया, उन्हें अपने मिशन की राह में कभी हायल न होने दिया, क्योंकि मेरा मिशन मेरी तन्हा ज़ात के लिए नहीं था, बल्कि उसमें लातादाद मजलूमों की चीखें शामिल थीं। उन माओं के रोते हुए चेहरे मेरी निगाहों के सामने आ जाते जो अपने 6 जवान बेटे खो चुकी थीं। उदास बहनों की हसरत भरी आंखें मेरे जहन में उभर आती, जिनके भाई इसराइली दहशत पसंदों का शिकार हो चुके थे। लावारिस मासूम बच्चे, बेखान माँ बूढ़े, उन सब की आवाज़ें मेरे कानों से टकराती तो मैं अपने दिली जज्बात और एहसासात की आवाज़ों को दबा देता कि यही बेहतर था मेरे लिए। और उस वक्त लॉरेन के लिए भी मेरे जहनो दिल में जंग जारी थी। वो मासूम लड़की अपने हालात का शिकार थी। बचपन से वो एक उलझे जहन की मालिक थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके बाप के दिल में उसके लिए क्या जज्बात हैं। अपनी माँ की मौत से दिल बर्दाश्ता होकर वो बाप की दुश्मन बन गई थी और अब मेरी आलाए कार बनने जा रही थी। आम नुक्ता निगाह से तो यही मुनासिब था कि मैं उसे इस्तेमाल न करता, लेकिन इससे मेरे मकसद की राह में रुकावटें पैदा होती थीं। चुनांचे एक बार फिर मैंने दिल की आवाज़ को दबा दिया और अपने आप को उस पर आमादा कर लिया कि लॉरेन से फ़ायदा उठाया जाए। मैंने अपने तौर पर मुतमईन होने के बाद कहा, लॉरेन, मुझे इल्म है कि तुम बगैर किसी लालच और बिला किसी मफाद के मेरी मदद कर रहे हो। मैं तुम्हें मोहब्बतों की शनाख्त का मौका ज़रूर दूंगा। पहले ये बताओ कि मेरे लिए कोई महफूज जगह तलाश कर सकती हो या नहीं। बोली, इस पिस्तौल में 5 गोलियां हैं, इसे अपने पास रखो। हम अगर कोई ऐसा ही मौका आ जाए कि इसका इस्तेमाल नागुज़ीर हो तो तुम्हें इख्तियार है कि किसी को भी निशाना बना डालो। फिलहाल इस कमरे से बेहतर कोई और जगह नहीं। मैं हर लम्हा तुम्हारी हिफाजत करूंगी। पहले मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या मेरे बाप को तुम्हारे सिलसिले में मुझ पर कोई शुबा है। मैंने गर्दन खम कर दी। हालात का ये दिलचस्प रुख मेरी जिंदगी के मामूलात से मुख्तलिफ नहीं था। बारहा इस किस्म के जुए खेल चुका था। बारबिन वाइको की उस इमारत से फरार होने में मुझे शायद कोई दिक्कत न होती। लॉरेन का सहारा भी लिया जा सकता था, लेकिन मैं अपना काम करके ही यहाँ से निकलना चाहता था और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेना बुरा नहीं था। मैं लॉरेन की उस ख्वाबगाह का मेहमान बन गया। उसने मेरे छुपने के लिए कुछ और आसानियां फराहम कर दी। अपने मामलात में भी वो कोई तब्दीली नहीं चाहती थी कि किसी को उस पर शुबा हो सके। चुनांचे वो मसरूफ रही। मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त वो निहायत एहतियात से कर दिया करती और इस तरह तकरीबन 28 घंटे मुझे यहाँ गुजारना पड़े। लॉरेन से बारबिन वाइको की सरगर्मियों की तफसीलात मालूम होती रहती थी। मेरे बारे में तसव्वुर कर लिया गया था कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। लॉरेन ने मुझे ये भी बताया कि बारबिन वाइको ने प्रोफेसर फेडरिक से राब्ता कायम किया है और इस सिलसिले में उसके और प्रोफेसर के आदमियों में कई झड़पें हो चुकी हैं। बारबिन का ख्याल है कि प्रोफेसर फेडरिक उसके दुश्मन की पुश्तपनाही कर रहा है, जबकि प्रोफेसर सिरे से मुनकिर है कि वो इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता। लॉरेन की इन इत्तलात ने मुझे गहरी सोच में गुम कर दिया। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी जो बारबिन वाइको से खुफिया मंसूबे के कागजात हासिल करने का सबब बन सके। अभी तक बज़ाहिर तो यही अंदाजा होता था कि बारबिन वाइको के गुमान में भी नहीं है कि मेरी असल शख्सियत क्या है। ये भी अंदाजा नहीं था कि बारबिन के नज़दीक ब्लैक प्लान और प्लैटिनम पॉइंट में से किसकी अहमियत ज़्यादा है। अलबत्ता इतना अंदाज़ा मुझको हो चुका था कि वो बराह रास्त किसी सियासी झगड़े में मुलव्विस नहीं था, बल्कि उसकी हैसियत एक मुजरिम की सी थी और यकीनी तौर पर अमरीकी यहूदियों ने एक मुजरिम ही की हैसियत से उसकी खिदमात हासिल की थी। मुमकिन है बारबिन वाइको ने किसी मरहले पर अपने आप को उसका अहल साबित किया हो और इस बुनियाद पर उस पर इस सिलसिले में भरोसा कर लिया गया हो। लॉरेन मेरी सूरत देख रही थी। चंद लम्हे के बाद उसने कहा, तुम खासे उलझे हुए मालूम होते हो। मैंने कहा, हाँ लॉरेन, जाहिर है यहाँ रहकर खामखा तुम्हारी जात पर बोझ बना हुआ हूँ।
और अभी मुझे अपने मसले का कोई हल नजर नहीं आता। बोली, जहां तक मेरी जात पर बोझ बनने का सवाल है तो तुम यकीन करो हाम कि मैं बड़ी खुश हूँ। मैं तुम्हारी मजीद खिदमत करना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि इस दौरान मैं बारबिन वाइको के उन खुफिया ठिकानों का पता लगाने की भी कोशिश करती रही हूँ जहाँ वो अपने कागजात वगैरह पोशीदा रखता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंने पहले कभी इस सिलसिले में बारबिन वाइको पर निगाह नहीं रखी। वो क्या करता रहता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, मैंने कभी उस पर तवज्जो ही नहीं दी। बारबिन वाइको के मशागिल पर तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया। इतनी अलग थलग रही हूँ मैं अपने बाप से। और फिर सच्ची बात यह है कि उसे बाप समझते हुए भी मुझे अजीब सा एहसास होता है। मैंने कहा, मुमकिन है लॉरेन बारबिन वाइको के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत मौजूद हो, लेकिन वो उसके इजहार का तरीका न जानता हो। वो सोचता हो कि उसकी बेटी मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। वो बोली, लानत है इस मुतमईन जिंदगी पर, और फिर मैं उसे अपना बाप तस्लीम ही क्यों करूं? वो तो सिर्फ कातिल है, मेरी माँ का कातिल। मैंने कहा, माजी की तल्ख यादें बिलाशुबा इंसान को हमेशा मुस्तरिब रखती हैं, लेकिन कभी उसे आजमाने की कोशिश तो की होती लॉरेन। वो बोली, क्या कह रहे हो तुम? मैं क्यों आजमाती उसे? मेरे जहन में उसके लिए जो तसव्वुर है मैं उसे क्यों खत्म करती? मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। कोई ऐसी मौसर तजवीज जहन में नहीं आ रही थी जिससे मैं अपने मकसद पर अमल पैरा हो सकता। उसी रात मैंने बारबिन वाइको के खुफिया ठिकानों की तलाशी लेने का मंसूबा बनाया। रात तारीख थी, हर चंद के इमारत में जगह जगह रोशनी हो रही थी, लेकिन मैंने ऐसी जगहों का इंतखाब किया जहां मैं उनकी निगाहों से पोशीदा रह सकूं। लॉरेन ने खुद ही मेरे साथ चलने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने इंतहाई माजरत करके उसे उस वक्त रोक दिया था और खुद ही उन तमाम मरहलों से निमटने का इरादा रखता था। इमारत के एक एक चप्पे की तलाशी ले डाली थी मैंने, लेकिन मुझे किसी ऐसी जगह का सुराग न मिला जिसे मैं बारबिन का खुफिया रिकॉर्ड रूम कह सकूं। अब सिर्फ उसकी ख्वाबगाह ही बाकी रह गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि बारबिन उस वक्त यकीनन अपनी ख्वाबगाह में मौजूद होगा। फिर मैंने एक और बात सोची, वो ये कि उसके कमरे में उस वक्त दाखिल हुआ जाए जब वो वहाँ मौजूद ना हो, और ये दाखिला भी खिड़की के जरिए ही मुनासिब और मुमकिन था। लॉरेन से उसका तस्करा किया तो उसने बड़े एतमाद से कहा, इस खिड़की के सिलसिले में तुम जो चाहो कर सकते हो। इसकी सलाखें काटने के लिए मैं तुम्हें औजार मुहैया कर दूंगी। इस तरह तुम बारबिन वाइको के कमरे में जा सकते हो। उस लड़की का ताउन मुझे शर्मिंदा कर देता। अपने बाप ही के खिलाफ वो हर तरह मेरा साथ देने पर आमादा थी। मेरे जहन में उसके लिए बड़े अजीब से एहसासात पैदा होने लगे थे। भला मैं उस बेचारी को इस तमाम एहसान के सिले में क्या दे सकता था? लॉरेन ने हस्बे वादा मेरे लिए वो चीज़ें फराहम कर दी जिनसे मैं खिड़की की सलाखें काट कर दूसरी तरफ पहुंच सकता था, और मैं उस काम के लिए तैयार हो गया। ख्वाबगाह में 2 अलमारियां मौजूद थीं। पहले ये जायजा लिया गया कि बारबिन वाइको अपनी ख्वाबगाह में मौजूद है या नहीं। उसके बाद मैंने अपने काम का आगाज कर दिया। इतनी जगह बना लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि मैं उस खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो सकूं। और फिर उसी शाम तकरीबन 8 बजे जब लॉरेन खुसूसी तौर पर बारबिन वाइको के साथ डिनर के लिए गई हुई थी, मैं खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।